हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 4 के बारे में। तो चलो हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में, फिर उसके बाद करेंगे इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे, फिर लॉजिक बेस्ड एजेंट आर्किटेक्चर होता है उसे जानेंगे, फिर रिएक्टिव के बारे में देखेंगे, और जो बिलीफ डिजायर इंटेंशन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा, इसे शॉर्ट में BDI कहते हैं। और इसके बाद बात करेंगे एजेंट कम्युनिकेशन की बात करेंगे, मल्टी एजेंट की बात करेंगे, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग की बात करेंगे, ट्रस्ट रेपुटेशन की। एंड हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, और इन द वीडियो के लास्ट में आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर होगा कि हाँ यार, मुझे ये यूनिट तैयार हो चुका है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे पाऊंगा। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। तो इंटेलिजेंट एजेंट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में, और इस डिफिनीशन को समझने से पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा समझ लो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि मैंने पीछे एजेंट के बारे में बता रखा है। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो देखी है तो अगर नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आकर इस यूनिट की वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलो समझ लेते हैं थोड़ा कि एजेंट क्या होता है। बेसिकली ये यहाँ पे इन्वायरमेंट है। ये इन्वायरमेंट क्या है? जैसे कि इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है यार, जहाँ पे हम लोग रह रहे थे हमारी आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ही आती हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप बाहर खड़े हो, धूप है, गाड़ी आ रही है, हवा चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही, इन्वायरमेंट में हो रही हैं। तो वही बेसिकली आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट हो गया। और ये एजेंट भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। एजेंट को फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने आप को मान सकते हो, और वहाँ पे सेंसर्स की मदद से सारी चीज़ों को ये सेंस करता है। यानी कि धूप है तो कितनी डिग्री धूप है, कोई गाड़ी सामने से आ रही कि नहीं आ रही। एज ए ह्यूमन अगर आप रोड के किनारे खड़े हैं तो आप अपने सेंसर से सारी चीज़ों को परसेप्ट करेंगे, यानी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करेंगे अपनी आंखों के थ्रू। हम लोग के क्या सेंसर है, हमारे आँख हैं, कान है, नाक है, ये तो हमारे सेंसर की तरह काम करते हैं ना। तो ठीक इसी तरह से जो मशीन्स होती हैं, मशीन के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे आँख और नाक कान का काम करती हैं। तो सेंसर्स क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं सारी चीज़ों को सेंस करते हैं और कहीं वो स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देन वो अकॉर्डिंग टू डेटा वो डिसीजन को लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद वो एक्शन के फॉर्म में इन्वायरमेंट में ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हो, इन्वायरमेंट में आपके बारिश हो रही है, तो आपने बारिश देखा, यार बारिश हो रही है, फिर आप क्या करते हो, जाते हो छाता लेकर आते हो, फिर निकलते हो। तो कहाँ जाते हो छाता लेके? इन्वायरमेंट में ही जाते हो। तो ठीक इसी तरह से जो मशीन होती है, जो एजेंट होता है, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं उसे देखता है, परसेप्ट करता है, स्टोर करता है, फिर डिसीजन लेता है क्या करना है, फिर उसे एक्शन के फॉर्म में परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलो यहाँ पे जो दिया हुआ इसे समझ लो। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी विच एक्ट्स अपॉन एन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट पे काम करती है। अभी जो मैंने बताया, यूजिंग सेंसर एंड एक्चुएटर फॉर अचीविंग गोल्स, सेंसर एक्चुएटर की मदद से वो करती है। एक्चुएटर का मतलब क्या होता है कि देखो, मशीन के अंदर जो डिसीजंस वगैरह ले लेती, अब उस मशीन को वर्किंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एजेंट है, उसने सेंसर्स की मदद से सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किया, इन्वायरमेंट से चीज़ें लिया, स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद वो कोई कमांड देगा, मशीन को कोई कमांड देगा। अब मोटर तो वैसे तो चलने लगेगा नहीं यार, कंप्यूटर के अंदर तो बाइनरी डिजिट में काम वगैरह होती है, चीज़ें वैसे हो रही होती हैं। ऐसा तो है नहीं कोई वहाँ पे मोटर चल रहा होता, नहीं ना, वहाँ पे कंप्यूटेशन हो रही होती है। फिर उसके बाद अगर रोबोट को चलना है कुछ दूर तक तो क्या चलेगा, उसके अंदर मोटर्स लगी होती है, वो सारी चीज़ें चली होंगी। तो जो आपका डिसीजन होता है ना, उसे एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम वो आपका एक्चुएटर करता है। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो एआई जब पढ़िए ना आप, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब एआई पढ़िए, मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करूंगा, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए तो आप ये मान चलिए कि हम एक इंसान को पढ़ रहे हैं। यार बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस इंसान के जैसा ही, लेकिन वो आर्टिफिशियल हो। ईश्वर ने ना बनाया हो, वो इंसानों ने बनाया हो, तभी तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। बनावटी चीज़ों को आर्टिफिशियल कहते हैं। तो ठीक हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो एग्जैक्ट ह्यूमन जैसा काम करे। जैसा इंसान काम करता है वैसा मशीन काम करे, यानी कि इंसान की सारी प्रॉपर्टी को हम मशीन के अंदर डालना चाहते हैं।
तो अगर इंसान की सारी प्रॉपर्टी को मशीन के अंदर डालना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर हम ह्यूमन को अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं ह्यूमन कैसे काम करता है, तो मशीन भी बना सकते हैं। तो जो भी चीजें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़िएगा तो आप ह्यूमन से रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। तो वही है इन्वायरमेंट एजेंट, ये सारी चीजें यही है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो इसके बाद 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 रूल्स होते हैं, जैसे कि एन एआई एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द इन्वायरमेंट। अब देखो एक एजेंट के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट से सारी चीजों को परसीव कर सके, जो भी इन्वायरमेंट वगैरह में हो रहा है उसके सेंसर्स काम करे, उस सारी चीजों को ले सके, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 2 क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज्ड टू मेक डिसीजन। अब देखो जो ऑब्जर्वेशन जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनका डिसीजन भी लिया जा सके, ठीक है। डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन। अब देखो जो डिसीजन ले रहा है ना वो एक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। अब ऐसा कुछ डिसीजन वो ऐसा ले ना ले कि वो एक्शन में आए ही मत। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप बारिश हो रही है बाहर और आप डिसीजन ले रहे हो कि यार बारिश हो रही है तो चलो मैं ऐसा कुछ करता हूं कि ऊपर ऐसा चीज लगा देता हूं जो उड़ता रहे हमेशा, ठीक है, ऊपर उड़ता रहे, या मैं ऐसे बड़ा सा छत लगवा देता हूं जो मेरे पैर भी ना भीगे, मेरे एक बूंद ना पानी है। तो ये डिसीजन मतलब समझ रहे हो ना डिसीजन कैसा है, ये फिजिबल नहीं है डिसीजन। तो ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर से रूल नंबर 4 पे देखो, द एक्शन टेकन बाय एन एआई एजेंट मस्ट बी रेशनल एक्शन। रेशनल एक्शन का ये बहुत ध्यान समझिएगा। रेशनल का मतलब होता है बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन लेना। ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर किसी रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कोई बंदे ने टेबल पे खाना ऑर्डर किया और एक रोबोट को खाना ले जाना है वहां पे, और उसको कमांड मिलेगा कि आपको खाना ले जाना है। तो अगर वो खाना बहुत जल्दी जल्दी ले जाएगा तो कहीं गिर ना जाए रोबोट, तो ये रेशनल एक्शन नहीं होगा। रेशनल एक्शन मींस दैट कि अगर किसी ने ऑर्डर दिया उस रोबोट को कुछ चीजें ले जाने के लिए तो बहुत ही आहिस्ता से हो जाएगा, एक एक्यूरेट स्पीड से जाएगा ताकि वो खाने को बहुत आसानी से वहां पे पहुंचा सके। तो ये होता है रेशनल एक्शन, यानी बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन लेना बेस्ड अपॉन द सिचुएशन एंड बेस्ड अपॉन द कमांड। आई होप कि चीजें आपको समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। अभी मैं बहुत धीरे चल रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे समझ में आए, तो अभी धीरे धीरे हम लोग फास्ट हो जाएंगे। ओके चलो अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ एजेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है 4 हैं बेसिकली, और कैटेगरीज होती हैं लेकिन बेसिकली यहाँ पे 4 ली गई हैं। लॉजिक बेस्ड, रिएक्टिव एजेंट्स, बिलीव डिजायर इंटेंशन एजेंट्स, लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो देखो इसमें जो है ना हम कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इन चीजों को देखते हैं, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ में देखते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस चैनल पर आपको चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताई जाएंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो किताबों से हम पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं। एग्जाम तो पास कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल चीजें नहीं समझ में आएंगी। फिर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यार कोई क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर उसका लिख पाओगे, बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम लॉजिक बेस्ड एजेंट के बारे में। जो 4 हैं उनमें से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक बेस्ड एजेंट क्या होता है। लॉजिक, सबसे पहले मैं थोड़ा बताता हूं लॉजिक क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सोचो लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये जो वर्ड है ना इसे समझो। लॉजिक आप मतलब कोई काम करना होता है तो आप लॉजिक लगाते हो, अरे यार इसे ऐसा करना चाहिए तो ठीक है, नहीं इसे ऐसा करना चाहिए तो ठीक है, तो लॉजिक लगाते हो ना, तो वैसा ही काम यहाँ पे आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो तो एक इंसान को समझ लो कि आप पढ़ रहे हो कि एक इंसान कैसे काम करता है, कैसे चीजें करता है। वैसे ही मान के चलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीजें दी हुई हैं, और मतलब चीजें दी हुई हैं तो वो किसी टेक्निकल टर्म में लिख के दी गई हैं आपको, ठीक है। अच्छे से उसे लिख दिया गया है, अच्छे अच्छे वर्ड, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस में लिख दिया गया है, तो थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है चीजें समझना। तो मैं आपको आसान शब्दों में करके कोशिश करूंगा समझाने की। तो ये डायग्राम है जो एग्जाम में आप जरूर बनाइएगा। अगर आप इसे एग्जाम में बनाओगे तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, नंबर दे देगा आपको। मैं फिर बोल, नंबर के लिए मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पर आपका एजेंट भाई साहब हो गए, और ये आपका हो गया इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, जहां चीजें हो रही है आसपास आपके, सारी चीजें इन्वायरमेंट में है। आ गया ना समझ में। चलो अब देखो परसेप्ट, अब ये परसेप्ट कर रहा है, तो परसेप्ट क्या कर रहा है, ये इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है या जिस एक्टिविटी पे उसे डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उस चीजों को वो परसेप्ट कर रहा है। अब परसेप्ट किसकी मदद से कर रहा है, सेंसर्स की मदद से कर रहा है। इतना समझ में आया। सेंसर्स की मदद से क्या किया, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ,
मतलब कि अगर वो वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को परसेप्ट कर रहा है तो वहां पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आया व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, उसे क्या एक्शन करना चाहिए। अब ये देखो कंडीशन, एक्शन, रूल्स। अब देखो ये लॉजिक वाली बात आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर देखो धूप निकली हुई है तो आप छाता लेके निकलो, बहुत धूप होती है छाता लेके निकलते हैं ना। अगर फिर कंडीशन लग सकती है कि अगर बारिश हो रही है तो छाता लेके निकलो, अगर बारिश नहीं हो रही तो छाता लेके नहीं निकलना है। इफ एल्स की कंडीशन लग रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऐसे ही कंडीशन लगती है। और जैसे कि मान लीजिए एक रोबोट है, ठीक है, तो रोबोट को क्या कहा जाता है, रोबोट को अगर आता है कि अगर आपको पानी लेकर टेबल पर जाना है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इफ कस्टमर इज ऑर्डरिंग लाइक वाटर, देन उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। अगर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है कोई फूड तो वहां पर थोड़ी स्पीड उसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो इफ एल्स ऐसे लग रहा है ना उसके अंदर। मैं देखिए रफली एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, उसके अंदर की जो भी कोडिंग होती है, जो भी चीजें होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। मैं एक चीजें समझा रहा हूं कि कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहां पर आपका कंडीशन रूल्स लगा, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। अब उसे पता चल गया कंडीशन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो अब वहां पे जाता है एक्चुएटर के पास, और मैंने एक्चुएटर को बता दिया कि एक्चुएटर का काम क्या होता है, एक्शन में चीजों को कन्वर्ट करना होता है। तो देखो ये आपका एक्शन में कन्वर्ट होगा, और एक्शन कहां पे दिखाया जाता है, इन्वायरमेंट में। अब फिर देखो भाई साहब इन्वायरमेंट में आ गया, यानी कि बारिश हो रही थी इन्वायरमेंट में, चीजों को परसेप्ट किया एजेंट ने, सारी चीजें अंदर सारी चीजें हुई। अब उसे पता चला कि छाता लेके निकलना है, तो छाता लेके कहां निकलेगा, फिर इन्वायरमेंट में ही जाएगा। तो समझ रहे हो ना, तो सारा खेल इन्वायरमेंट का है। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलो, तो ये सारी चीजें ऐसे ही दी हुई, या बना के भी लिख सकते हो। जैसे देखो, एन एजेंट कैन रिप्रेजेंट द नॉलेज ऑफ इट्स वर्ल्ड। ठीक है, जो भी वर्ल्ड में वो चीजें हो रही थी उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट्स गोल्स एंड करेंट सिचुएशन। ठीक है, लॉजिकल एजेंट हैज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन लॉजिक। अब देखो जो लॉजिकल एजेंट होते हैं इनके पास जो कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन लॉजिक, सेंटेंसेस का कलेक्शन होता है, वो भी लॉजिक में होता है। ऐसा नहीं कि वैसे कुछ हो, लॉजिक कलेक्शन होता है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ये होनी चाहिए, ऐसे होंगी, अगर ये है तो ऐसे चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें उसमें होती है। ठीक है, व्हाट टू डू विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल सेंटेंस। अब देखो व्हाट टू डू वाला जब बात आती है तो लॉजिकल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग वहां पे चीजें की जाती हैं। नॉलेज एंड रीजनिंग आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नॉलेज एंड रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। देखो नॉलेज, ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, लेकिन रीजनिंग से ही पता चलता है कि उस नॉलेज में से क्या चीजें हम यूज करें जो कि बहुत ही एक्यूरेट हो। समझ पा रहे हो ना, उस नॉलेज में से क्या चीजें हम यूज करें जो कि बहुत एक्यूरेट हो। तो अब रीजनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब एडवांटेज में देख लो, इट हैव अ क्लीन सिमेंटिक। देखो इसके पास, ये ध्यान देना, क्लीन सिमेंटिक होता है, जिसकी वजह से इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। और डिसएडवांटेज में क्या है कि इट क्रिएट्स इशू विथ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब देखो हमेशा तो ऐसा है नहीं कि बहुत ही नॉर्मल सा एक इन्वायरमेंट होगा जहां पे चीजें होंगी, कॉम्प्लेक्स भी इन्वायरमेंट हो सकता है। एक टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं जहां की सेंसर्स वहां पे सारी चीजों को ले और फिर समझ ना पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि बहुत सारे कलर के टेबल लगी हुई हैं एक रेस्टोरेंट में, और एक रोबोट हो जो उस टेबल को कलर पहचान ना पाए अच्छे से, बहुत सारे कलर्स हो, तो वहां पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी ना, तो पता नहीं चलेगा किस बंदे के पास लेकर जाना है। ठीक है, तो वहां पे चीजें थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं रफली। तो ऐसे अगर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट आ जाती है तो उसके लिए सही से काम नहीं करता है वहां पे, तो ये इसकी थोड़ी हो गई डिसएडवांटेज। चलो अब बात करते हैं हम रिएक्टिव एजेंट के बारे में। तो रिएक्टिव एजेंट का मैं अभी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दूंगा जो आपके रियल लाइफ से थोड़ा ये अटैच करेगा और इसे आपको समझने में थोड़ी आसानी भी होगी। तो चलो समझ लेते हैं इसको। तो देखो रिएक्टिव एजेंट का काम क्या है। सबसे पहले देखो द रिएक्टिव एजेंट आर्किटेक्चर आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ बिहेवियरल सिचुएटेड एंड रिएक्टिव। ये तो डिफिनीशन हो गई। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, मैं इसको भी समझा दूंगा, फिर आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। अब देखो रोड होता है ना, आपको भी पता है कि रोड होता है ना, तो रोड पे गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। गाड़ियों को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। लेकिन अगर कोई गाड़ियां आ जाती है जो कि एआई बेस्ड हो, अब देखो अगर एआई की बात आती है तो हमेशा रोबोट मत समझना। एनी डिवाइस विच इज एबल टू टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, ओके, तो वहां पे समझ लीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है।
विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी बिना एक ह्यूमन के इंटरफेयर से, बिना एक ह्यूमन के इंटरवेंशन से अगर एक कोई मशीन डिसीजन ले रही है तो एआई पे काम कर रही है, ऑटोमेटिक अगर वो डिसीजन ले रही है। तो ठीक इसी तरह से आप लोग टेस्ला का नाम सुने होंगे, गूगल कार का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोग एआई बेस्ड कार बना रही हैं जो कि विदाउट ह्यूमन के वो ड्राइविंग कार ड्राइव करेंगी। तो जैसे कि अब वो देखो, वो कार तो बिना इंसानों के ड्राइव तो करेंगी, लेकिन उनमें कुछ रूल्स लगेंगे, कुछ एजेंट्स काम करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो अगर आप एआई पढ़ोगे तो बोलेगा ना कि आपको रिएक्टिव एजेंट्स की चीज़ें यूज करनी है, एजेंट कैसे काम करेगा, तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे रोड पे देखो कार चल रही है, तो ये कार है, पीछे एक कार है, इधर एक कार है। तो ये जो कार है मान लीजिए एआई बेस्ड है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स आगे पीछे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कैमरे वैमरे वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इन्वायरमेंट को सबसे पहले तो देखेगी, कहाँ पे गाड़ी है, कहाँ पे कौन गाड़ी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, कहाँ पे जगह है, तो सारी चीज़ें देखेगी। फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगी, देखेगी ना बिहेवियर क्या है, जो गाड़ी सामने चल रही है उसका क्या है बिहेवियर, क्या है, कैसे चल रही है, कहाँ पे खड़ी है। तो सारी चीज़ देखने के बाद वो रिएक्ट करेगी। अब आया ना समझ में कि रिएक्ट से बना है रिएक्टिव, समझ रहे हो। तो वो रिएक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग बेस्ड अपॉन द बिहेवियर एंड द सिचुएशन, ठीक है। तो आप समझ में आए रिएक्टिव एजेंट क्यों नाम पड़ा। चलो, इट इज रेफर टू एज रिएक्टिव बिकॉज सर्च सिस्टम आर 100% अंडरस्टूड टू बी जस्ट रिएक्टिंग टू एन एनवायरमेंट विदाउट रीजनिंग अबाउट इट। ओके, तो आई होप की चीज़ समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट पे अभी आ जाओ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर देखो जैसे ये आपका एक पुल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो यहाँ पे देखो 4 गाड़ियाँ, 1 2 3 4 हैं। तो कुछ गाड़ियाँ आपकी इधर से आएंगी, इधर निकल जाएंगी, कुछ गाड़ियाँ आपकी इधर मूव करेंगी, और मे भी इधर से कोई गाड़ी आ भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक ही साथ चारों गाड़ियाँ अगर आ जाती हैं तो कोलाइड कर जाएंगी ना एक जगह पे। तो यानी कि इन सारी गाड़ियों में ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम सेट किया जाए ताकि एक दूसरे से ये कोलाइड ना करें। जब एक दूसरे के पास आए तो इनकी स्पीड कंट्रोल हो जाए, और अब उसके बाद एक गाड़ी निकले फिर एक गाड़ी निकले, क्योंकि इंसान तो गाड़ियाँ चला नहीं रहा है, चला तो मशीन रही है। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्टिव एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि वो ऐसा डिसीजन ले ताकि चीज़ें कोलाइड ना करे, गाड़ियाँ कोलाइड ना करे, ताकि क्रैश ना हो। आपको समझ में आ गया होगा कि रियल लाइफ में कहाँ पर रिएक्टिव एजेंट का यूज किया जाता है, ठीक। चलो, अब बिलीफ डिजायर इंटेंशन एजेंट की बात करते हैं। अब ये भाई साहब कैसे काम करते हैं। तो अगर बात करते हैं बिलीफ डिजायर इंटेंशन की, तो इसे बात करने से पहले हम तीनों के हिंदी को जान लेते हैं कि तीनों को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि यार हम लोग तो भाई हैं यूपी वाले, तो हिंदी में तो ही जानते हैं ना अच्छे से, क्योंकि हिंदी में चीज़ें होती है ना, जिस लैंग्वेज को हम लोग बचपन से बोलते चले आते हैं उस लैंग्वेज में बातें करना भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, इंग्लिश हमें आनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ताकि हम दूसरे कंट्री से लोगों से बात कर सकें, चीज़ें पढ़ सकें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश बेकार है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी में अगर चीज़ें हम लोग समझेंगे थोड़ा तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अपनी मदर लैंग्वेज में अगर हम चीज़ें समझते हैं कि जो लैंग्वेज हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, ठीक। तो बिलीफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्वास, विश्वास, ठीक। और डिजायर को हम लोग बोलते हैं इच्छा, इच्छा तो बहुत करता है ना, यहाँ घूम लूँ वहाँ घूम लूँ ये खरीद लूँ। और फिर आपका इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। इंटेंशन आपका क्या होता है, इरादा, इरादे भी करते हैं आप। तो इरादे मजबूत हो तो क्या नहीं क्या किया जा सकता है। चलो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले द BDI, BDI आप परेशान मत होगो, बिलीव डिजायर इंटेंशन को शॉर्ट में BDI लिख दिया गया है, ठीक है। BDI एजेंट आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन माइकल ब्राइटमैन्स फिलोसॉफिकल थ्योरी, ठीक है। तो जो BDI एजेंट आर्किटेक्चर है ना, वो बेस्ड है, इनकी एक फिलोसफी थ्योरी थी माइकल ब्राइटमैन की, तो इसी पर ये बेस्ड है। और द एक्सप्लेन रीजनिंग थ्रू द फॉलोइंग एटीट्यूड्स, जैसे कि बिलीव डिजायर एंड इंटेंशन पे। इनकी जो थ्योरी थी ना, वो पूरी थ्योरी बिलीव डिजायर इंटेंशन पर ही बेस्ड थी, जिसे हम लोग नाम दे दिए गए बिलीव डिजायर इंटेंशन एजेंट। समझ में आया ना, ऐसे ही नाम पड़ गया। तो हमें बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि एक्चुअल बिलीफ क्या होता है, डिजायर्स क्या होती है, इंटेंशन क्या होता है। तो पहले मैं ओरली बता देता हूँ, रियल लाइफ का थोड़ा सा एग्जांपल देके बिलीफ डिजायर्स इंटेंशन का काम क्या होता है। तो बिलीफ हम क्या करते हैं, विश्वास जहाँ पे होता है कि आप ईश्वर पे विश्वास करते हो कि ट्रस्ट करते हो, ये बताओ। ईश्वर पे हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, ईश्वर पे हम लोग बिलीव करते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं पे हम लोग बिलीव करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों पे हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। किसी इंसान पे हम लोग बिलीव कर लेते हैं, ठीक है।
ट्रस्ट करते हैं, अनजान लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं तो उस पर बिलीव करते हैं हम कभी कभी। डिजायर्स क्या होती है? इच्छाएं हमारे माइंड में हर सेकेंडों आ रही होती हैं। मन करता है कभी जहाज में घूम लूं, मन करता है कभी मंगल पे चला जाऊं, मन करता है कभी चंद्रमा पे चला जाऊं, मन करता है कभी रोल्स रॉयस खरीद लूं। ठीक है, तो ये आपकी डिजायर्स आ रही होती हैं। अब इंटेंशन क्या होता है कि चलो यार एग्जाम आने वाले हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा तो इरादे बनाते हैं हम लोग। इंटेंशन हम लोग का होता है कि यार चलो एग्जाम पढ़ के पास करने हैं, नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, बिलीव तो होता नहीं कि यार कि नंबर इतने ही आ जाएंगे, 100 नंबर ही आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग इंटेंशन अपना दिखाते हैं कि नहीं यार पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने हैं। तो चलो ये तो मैंने रियल लाइफ का एक एग्जांपल देके बताया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, फिर आप समझो, देखो मजा आ जाएगा फिर। तो चलो पहले बात करते हैं बिलीफ की। तो बिलीफ आर द एजेंट्स मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट। जो बिलीफ है ना, ये एजेंट का मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट के एजेंट का मॉडल है बिलीफ जो है। ठीक, बेसिकली व्हाट इट बिलीव टू बी ट्रू, इट्स नॉट नॉलेज, सम ऑफ द बिलीफ माइट बी ट्रू। अब देखो बिलीव जो होता है वो ट्रू होता है, ये ध्यान देना, ट्रू होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे केस में आपका बिलीव ट्रू हो, गलत भी हो सकता है, विश्वास गलत भी हो सकता है, ये ध्यान देना। 100% नहीं। हाँ, ईश्वर है, मैं भी मानता हूं ईश्वर बिलीव किया सकता है, विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों पर भी बिलीव कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें सही नहीं होती हैं, वो चीजें वैसे निकलती नहीं है। ठीक है, अभी ट्रस्ट की भी बात हम लोग आगे करेंगे। तो बिलीफ गलत भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, फिर डिजायर्स पे अगर आते हैं तो डिजायर रिप्रेजेंट द आइडियल स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर द एजेंट। जो डिजायर्स होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है आइडियल स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का आइडियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसके लिए? एजेंट के लिए। अब जैसे कि आप लाइक इन द ह्यूमन माइंड, आप ह्यूमन माइंड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि इंसानों के दिमाग में क्या होता है कि बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। दिस रिप्रेजेंट थिंग्स वी वुड लाइक टू सी अकम्प्लिश इन फ्यूचर। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जो सोचते हैं कि फ्यूचर में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, अ डिजायर माइट बी रियलिस्टिक और नॉट। और कुछ जो डिजायर्स हम लोग की होती है रियलिस्टिक भी होती है, नहीं भी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि आप सोच रहे हो चलो यार मंगल पे घर बनाते हैं, तो अब एलन मस्क का छोड़ो, वो तो अलग की बात है, चलो मंगल पे घर बनाते हैं, है तो ठीक है, सोच पा रहे हैं, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? थोड़ा सोच के देखो, नहीं है ना। तो ऐसे ही रोबोट के अंदर होता है, ऐसे ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होता है, एजेंट्स के अंदर होता है कि चीज़ें जो सोच रही है, जो उसकी डिजायर्स वो रियलिस्टिक है कि नहीं है, यहाँ पे भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन से रिलेट करके देखो। और जैसे कि देखो कुछ डिजायर्स अगर आपकी है कि कार खरीदना है, तो कार आप खरीद सकते हो, ये आपका रियलिस्टिक डिजायर्स आ रही हैं समझ में कि हाँ आपको कार खरीदनी है। अब आपको चांद पे घूमने जाना है, तो आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे, फिर उसको चांद पे कहाँ कोई इंसान जल्दी गया अभी, मतलब मशीन्स गई हैं, लेकिन अब प्लानिंग चल रही है कि हाँ लोगों को भी चांद वगैरह पे भेजा जाए, टूर किया करवाया जाए। ठीक है, चल रही है प्लानिंग, देखो कब तक होगा, चीजें फिर देखी जाएगी। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। इट अकर्स विथ ह्यूमन थिंकिंग एंड मे और मे नॉट बी अचीवेबल। होता है ना कि मैंने बोला कि मार्स पे या मंगल पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, अचीव करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है वहां पे जा पाना, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये है ना, डिजायर तो आई, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता। चलो अब इंटेंशन की बात। इंटेंशन रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ डिजायर्स। अब देखो डिजायर्स का ही सबसेट मान लीजिए इंटेंशन है, ये रिप्रेजेंट करता है, और एजेंट्स हैड टेकन एज गोल टू बी अकम्प्लिश्ड सून। अब देखो जो डिजायर्स आपके माइंड में आए, फिर आपने गोल डिसाइड किया कि अब मुझे कार खरीदनी है, तो चलो इरादा बना लिया, पक्का इरादा बना लिया, अब इंटेंशन कर लिए हैं कि भैया अब कार खरीदनी है हमें, तो चलो कार खरीदते हैं। फिर डिसाइड करेंगे कौन सी कार खरीदेंगे, क्या करेंगे, वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन इंटेंशन तो बनाए। ठीक है, चलो अब उसको देखो बिलीफ रिप्रेजेंट द एजेंट्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, और डिजायर्स रिप्रेजेंट द एजेंट गोल। डिजायर जो होता है ये एजेंट के गोल को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंटेंशन रिप्रेजेंट द एक्शन चॉइस। ठीक, तो ये जो लास्ट वाली चीजें है ना, इसे आप ध्यान देना, इसे हेडिंग में करके एग्जाम में जरूर लिख देना। और मुझे इतना यकीन है कि आपको बिलीफ, डिजायर, इंटेंशन का आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। ह्यूमन लाइफ से अगर रिलेट करके आप समझ गए हो, तो आप मशीन में भी समझ जाओगे कि कैसे मशीन काम करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा इसका। तो मैंने अभी बोला कि बिलीव, डिजायर, इंटेंशन सुन के आपको सोच रहे हो कहाँ यूज होता है यार, तो इसका यूज होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में होता है। ठीक है, एक चीज ऑटोमेशन आपको समझ में आएगा, कोई भी चीज जो ऑटोमेटिक होती है वहां पे ऑटोमेशन हम यूज करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन
कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वहाँ पे AI ही होती है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह में एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, और कहीं कहीं पर RP आप शॉर्ट में देख लोगे। और जैसे कि स्पेशली जैसे कि ट्रेवल असिस्टेंस एजेंट होता है, वहाँ पे आपका बिलीव डिजायर इंटेंशन का काम होता है। तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम, इसे आप एग्जाम वगैरह में जरूर बना देना, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो सेंसर्स हैं, मैंने बताया कि कान नाक आँख गला इंसानों का है, तो वैसे सेंसर्स मशीन में लगी होती है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं तो सेंसर के थ्रू BRF के पास जाएंगी, और BRF का फुल फॉर्म होता है बिलीफ रिवीजन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जाएंगी सारी चीज़ें, और इसके पास जाने के बाद वो बिलीफ में जाएगा। अब देखो सबसे पहले बिलीफ में जाएगा, अब बिलीफ के बाद जब जाएगा, अब देखो बिलीफ के पास, अब मैंने बताया कि बिलीफ आपका रियलिस्टिक हो सकता है, मतलब मतलब उस चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा चीज़ वो होती है। तो बिलीफ पास जाने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन को जनरेट करेगा, बहुत सारे ऑप्शन जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये चीज़ हो सकती हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इतने ऑप्शन जनरेट होने के बाद फिर ये डिजायर्स के पास जाएगा। डिजायर्स मतलब देखो बिलीफ पर जितनी भी चीज़ जनरेट होगी एक तरह से डिजायर्स ही होगा, समझ लो इतनी सारे डिजायर्स होंगी। तो डिजायर्स सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको पता है कि सारी डिजायर्स अचीवेबल नहीं होती हैं, तो फिल्टरिंग करने की जरूरत होती है, तो फिल्टर के पास जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिल्टर होंगी। अब वहाँ पे जो चीज़ें लगती है कि हाँ इसे अचीव किया जा सकता है, तो फिर उसके बाद जाएगा इंटेंशन के पास। तो इंटेंशन के पास जब जाएगा तो इंटेंशन आपका हो जाएगा कि हाँ यार चलो अब ये काम करना है, कैसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो इंटेंशन होने के बाद फिर भी और कुछ लगता है वहाँ पे, तो फिर आपका फिल्टर के पास जाता है, फिर फिल्टरिंग होने के बाद इंटेंशन के पास आता है, फिर उसके पास आपका एक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे के आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि ये कैसे काम करता है। अगर इसमें कुछ आप रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ोगे तो बहुत लंबा रहेगा, तो रिसर्च पेपर में आपको बहुत अच्छे चीज़ समझ में आएंगे कि कैसे बिलीव डिजायर इंटेंशन का काम होता है। तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो आप पढ़ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। इतना आप डायग्राम बना सकते हो, इन्हीं सारी चीज़ों को हेडिंग डाल सकते हो, मस्त से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो दो एडवांटेजेस हैं। इट यूजेज ए स्टैंडर्ड ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस, ये ह्यूमन की रीजनिंग प्रोसेस को यूज करता है। टू रीच टू गोल इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, गोल तक पहुंचने के लिए ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस का यूज करता है, और ये इजी है समझना इसे। और जैसे कि इसके पास एक क्लियर फंक्शनल डिकम्पोजिशन होता है, और जिसकी वजह से इसके दो ये एडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इसमें जो VDI मॉडल के कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है, इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो कैसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोडिंग वगैरह क्या सीन होती है, तो इसे आप जब किसी का रिसर्च पेपर इंटरनेट पर उठा कर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। या इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देखना देख सकते हो आप, तो चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल कराना नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कराऊंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब एजेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब एजेंट भाई साहब, ये एजेंट जो है ना, इसे आप एक इंसान मान लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसे इंसान मान लो, फिर आपको इससे समझ मान मत लेना। मैं एक बात कर रहा हूँ कि एजेंट को आप एक इंसान समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर आपको और अच्छे चीज़ें रिलेट कर पाओगे। चलो अब देखो, मल्टी एजेंट एंड एजेंट कम्युनिकेशन। मल्टी क्यों कहते हैं, मल्टीपल, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। एजेंट कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बातचीत तो किसी एक बंदे से तो होती नहीं है भाई साहब। अगर कोई अकेला अपने आप से बात करेगा तो उसे लोग बोलेंगे पागल, क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे उसे, ठीक है। तो यानी कि भाई साहब यहाँ पे एक एजेंट की बात नहीं होने वाली है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे बात आता है मल्टी एजेंट, और यहाँ पे होगी कम्युनिकेशन, बातचीत होगी। और यहाँ पे जब बातचीत होगी तो यानी कि यार काफ़ी जो एजेंट्स होंगे बातचीत करेंगे। जब एजेंट को मैंने बोला आप इंसान मान लो, तो बहुत सारे इंसान एक दूसरे से बात करेंगे, तो यानी कि बातचीत जब करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बात करती चाहे कोई आउटपुट निकले ना, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना वहाँ पे। अगर 10 लोग बात कर रहे हैं तो कोई रूल्स होना चाहिए ना कि लोगों को ऐसे ऐसे बात करना है, मार नहीं कर लेना है, कोई किसी को कुछ गाली ना दे दे, समझ रहे हो ना। खैर मशीन गालियाँ नहीं देती, मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे होनी चाहिए। तो कैसे चीज़ें काम करती है ये सोचो, यहाँ पे आ जाओ। वाइल एक्टिंग इन रियल वर्ल्ड एंड एजेंट्स में नॉट बी ऑलवेज इन सिंगलटन मोड। अब एक चीज ध्यान देना कि एक जो मशीन काम करती है वहाँ पे ये मत सोचना कि हमेशा एक ही एजेंट काम कर रहा होता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा एजेंट भी काम कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं।
चलो, इट हैज टू डील विद द सिचुएशन वेयर इन अदर एजेंट्स एंड रिलेटेड फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द एजेंट्स इन्वायरमेंट। ठीक, चलो, सच सिस्टम्स वेयर इन मल्टीपल एजेंट्स वर्क टुगेदर, कुछ सिस्टम्स जो ऐसे होते हैं वहां पे जो मल्टीपल एजेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। डील विद द सिचुएशन आर टर्म एज मल्टी एजेंट सिस्टम, उसी को मल्टी एजेंट सिस्टम वगैरह कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान के चलो कोई कंपनी है जहां पे कुछ ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करके काम करेंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर मशीन्स के अंदर कोई अगर काम करना है, कोई इन्वायरमेंट से डेटा आया है, उस पर कुछ डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स वगैरह एक साथ मिल के काम करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, फिर जाके चीज़ें वहाँ पे होंगी आपकी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, इसे ही पढ़ लेना। और उसके बाद देखो, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इज स्पैनिंग एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड नीड टू बी हैंडल थ्रू मल्टीपल एजेंट्स। अब देखो, जो भी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो एक जगह पे नहीं होती है, कोई भी चीज़ जो एक जगह पे नहीं होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अलग अलग जगह पे होती है, जो कि मल्टीपल एजेंट्स उसे हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटा कैन कम फ्रॉम वेरियस डोमेन्स, देखो डेटा जो होते हैं वेरियस डोमेन से आ सकते हैं, एंड मल्टीपल डिवाइसेस और कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन डेटा जनरेशन। ओके, द सिस्टम लास्ट में जो दिया है, द सिस्टम इटसेल्फ टू बिग एंड कॉम्प्लेक्स दैट नीड्स टू बी सेपरेटेड इन मल्टीपल कंपोनेंट्स सो एज टू रिड्यूस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज दैट कैन बी हैंडल्ड इजिली। तो आई होप की चीज समझ में आई होंगी आपको मल्टी एजेंट एंड एजेंट कम्युनिकेशन के बारे में, एंड जो मेन क्रक्स है कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो आगे बात करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मल्टी एजेंट मैंने बता दिया, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ, ईच एजेंट है जस्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान देना कि कोई एक एजेंट जो होता है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी काम को करने की। जो इन्वायरमेंट से डेटा है और इन्वायरमेंट जो काम करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एजेंट के पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक कंपनी में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आता है करने के लिए, क्या एक इंसान जान पाता है क्या सारा काम किसको करना है, या सारा काम वो जानता है क्या कि वो अकेले करके सारी चीजें दे सकता है? नहीं जानता है। तो ठीक इसी तरह से मशीन के अंदर भी ऐसे क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं किसी एक के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स कैपेबिलिटीज। ओके, द सिस्टम कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो सिस्टम का कंट्रोल होता है किसी एक बंदे के पास नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर किसी के पास होता है। ठीक है, डेटा इज डिसेंट्रलाइज। अब देखो डेटा ऐसा भी नहीं होता किसी एक के पास होता है सेंट्रलाइज, एक जगह पे नहीं, एक जगह पे नहीं होता है, बहुत अलग अलग जगह पे भी डेटा आपका होता है, तो वो डिसेंट्रलाइज होता है। कंप्यूटेशन इज एसिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े होंगे वेबसाइट में, कि जब हम डेटा वगैरह फेच करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन का नाम आप लोग सुने होंगे, कोई भी आप में से रिएक्ट वगैरह अगर पढ़ता है, वेब डेवलपमेंट वगैरह आप लोग करते हैं, तो वहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का नाम सुने होंगे। तो वहाँ पे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट आता है। एजेक्स आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक टाइम पे कोई रिक्वेस्ट आती है, वो आती है, फिर वो होने के बाद फिर एक जाती है, फिर एक आती है, तो सिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आए, मल्टीपल जाए। ठीक है, मल्टीपल हम लोग रिक्वेस्ट कर सके, तो ये सिंक्रोनस होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट है भी नहीं कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, तो वो थोड़ा टॉपिक अलग है, तो इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा यार, मैंने अभी जो बताया समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट आर टिपिकली ओपन एंड हैव नो सेंट्रलाइज्ड डिजाइन, बल्कि देखो ये ओपन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड डिजाइन नहीं होती है। एंड द मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट है एजेंट दैट आर ऑटोनोमस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मे बी सेल्फ इंटरेस्टेड। ओके, तो मल्टी एजेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हो कि आपको समझ में आ गई होगी। चलो फिर अब बात करते हैं हम नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। अब देखो ये बड़ी मजा आने वाला है, इसमें बहुत मजा आने वाला है, अभी आप हंसोगे इसमें। चलो नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग की बात करते हैं। तो नेगोशिएशन को सबसे पहले हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो इसे कहते हैं बातचीत। ठीक है, आप में से बताओ बात करने वाले आप में से कौन है जो बहुत बात करते हैं, मतलब कभी चुपचाप बैठ नहीं सकते। और बार्गेनिंग में होती है सौदेबाजी। अब बताओ सौदेबाजी कौन करता है आप में से? बताओ सौदेबाजी कौन करता है? मैं बताऊं, जो लेडीज होती है ना, जो मार्केट में सामान खरीदने जाती हैं, वो बहुत अच्छा बार्गेनिंग करती हैं। अब देखो हिंदी में बोलने पर अजीब लग रहा है, सौदेबाजी करती हैं। तो देखो आप में से कुछ फीमेल देख रही होंगी वीडियो, आपको बुरा ना लगे, मैं पहले बोल देता हूँ कि मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं है, बस मैं थोड़ा यार इंटरटेन करने के लिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ।
ताकि हम बोरियत फील ना करें, क्योंकि 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो देखने में मामूली बात नहीं होता, एक बार बैठे और चीज़ें देखें। तो मैं बस इंटरटेन के लिए कह रहा हूँ। बल्कि देखा जाए तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी लेडीज जाती है ना दुकान पे खरीदने, तो बोलती है भैया नहीं आप इतने में दो, इतने में दो, तो करती है ना। तो चलो वो चीज़ अलग है। चलो नेगोशिएशन समझो पहले। तो डिस्कशन एट विच पीपुल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग। नेगोशिएशन में क्या होता है कि जो दो बंदे होते हैं, एक तरह से एग्जांपल ले सकते हो कि जो लोग होते हैं, दो बंदे होते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उन दोनों में बातचीत होता है और दोनों जिस चीज पे सहमत होते हैं उस पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है और जब दोनों जिस पॉइंट पे आके एग्री कर जाते हैं तो वही आपका रिजल्ट हो जाता है वहां पे। तो होता है ना कहीं पे गांव में झगड़े हो रहे होते हैं दो लोगों के पक्ष में, तो वहां पे दोनों पार्टी को बैठा के बातचीत करवाया जाता है, ठीक है, नेगोशिएट करते हैं वहां पे, तुम्हें भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पे नेगोशिएशन होता है। समझ रहे हो ना नेगोशिएशन। अभी मैं नेगोशिएशन बार्गेनिंग की बात कर रहा हूँ, अभी इसको टेक्निकल टर्म में भी आगे आपको समझ में आएगा, एजेंट्स के अंदर अभी बात करेंगे। तो ऐसे समझो, नेगोशिएशन समझ में आ गया ना कि बातचीत करवा के हम मामलों को रफा दफा करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो बार्गेनिंग में क्या होता है, टू डिस्कस प्राइस को, जैसे कोई सामान आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो उसकी प्राइस को डिस्कस करना। अब डिस्कस कैसे करना, मान के चलो कोई लेडीज है दुकान पे गई, दुकान वाले से बोली भैया ये मग कितने का है, तो वो बोला 20 रुपए का है। तो बोलेगी नहीं 20 रुपए का क्यों दे रहे हो, अभी तो वो मेरे बगल वाली खरीद के ले गई है 10 रुपए का और आप 20 रुपए का दे रहे हो। तो बोलेगा नहीं 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 रेट बढ़ गया है। तो बोलेगी अच्छा, तो बोलेगी नहीं हमको भी 10 रुपये हम दो। तो बोलेगा कि नहीं 2 रुपये 3 रुपये कम दे दीजिए, 17 रुपये दे दीजिए। बोलेगी नहीं आप हमसे 2-3 रुपये ले लीजिए। तो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बोलेगी नहीं हो जाएगा। तो देखो बार्गेनिंग चल रही है, तो ऐसे ही बोलती है, मैंने देखा है कई बार ऐसा देखा है। फिर बोलते अच्छा ठीक है 15 रुपये ले लीजिए, अब इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, आपको देना हो तो दे दीजिए। तो वो सोचता है कि अरे यार अब तो ये चली जाएगी लग रहा है, तो ठीक बोलता है ठीक है चलो ले जाओ 15 रुपये में। तो ठीक है ऐसा बार्गेनिंग, ये देखो मैं मजाक के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप लोग भी देखे होंगे और मतलब इंसान भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, आदमी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही और औरतें ही करती हैं, बट ऐसा देखा जाता है, ठीक है। विथ समबॉडी इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट एंड दैट सूट ईच पर्सन, ये ध्यान देना, यानी कि उस बंदे ने 15 रुपए में अगर वो सामान दिया है तो उसे भी घाटा नहीं हो रहा है, और जो लेडीज ने सामान 15 रुपए का खरीदा है उसे भी नुकसान नहीं हो रहा है 15 रुपए देने में, यानी कि वो ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसे दे रही है, ठीक है। तो इंसान को भी प्रॉफिट हुआ और इसे लेडीज को भी अच्छे रेट में मग मिल गया, यानी कि देखो दोनों लोग एग्री कर गए, ठीक है, और दोनों लोगों को फायदा हुआ, ठीक। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। इन अ मल्टी एजेंट सिस्टम नेगोशिएशन इज फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन। देखना एक तरह का इंटरेक्शन होता है, मैंने बताया दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, दोनों को साथ में बैठाया जाता है, दो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर जो नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एजेंट होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करा जाते हैं। दैट अकर्स अमंग एजेंट्स विथ डिफरेंट गोल्स के लिए एजेंट्स के बीच में नेगोशिएशन कराया जाता है। और मैंने बोला कि अगर आप एजेंट्स को एक इंसान समझ के पढ़ते हो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम में जाना ना तो इंसान को माइंड में रख के एजेंट के बारे में लिखना, लेकिन टेक्निकल टर्म में लिखना, इंसान को मत लिख देना। तो वहाँ पे नेगोशिएशन कैसे कॉन्सेप्ट होता है, बाकी चीज़ें यार थ्योरेटिकल दी हुई है, आप पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। और जैसे कि देखो नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच जॉइंट डिसीजन इज रीच्ड बाय 2 or more एजेंट्स ईच ट्राइंग टू रीच एन इंडिविजुअल गोल्स और ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, रीच्ड बाय 2 or more लिखा हुआ है। आपको भी पता है कि बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन इज नॉट पॉसिबल टू हैपन between it's always happen between 2 or more people, it's not possible to happen with a single people, okay। तो इसलिए नेगोशिएशन बार्गेनिंग यहाँ पे ध्यान देना कि 2 या 2 से ज़्यादा के लिए ही करते हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एजेंट के अंदर नेगोशिएशन बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, अगर वहाँ पे कुछ करना है तो वहाँ पे सारे एजेंट को साथ में मिलकर काम करना होता है, क्योंकि हम मल्टी एजेंट की बात कर रहे हैं और मल्टी एजेंट में बहुत सारे एजेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सारे एजेंट में नेगोशिएशन बार्गेनिंग होनी चाहिए ताकि एक अच्छा सा डिसीजन ले सके, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सके। जैसे कि 15 रुपये में सामान खरीदा, ये बहुत ही एक्यूरेट रेट है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो भी एक दूसरे से बातचीत करके, नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग करके एक अच्छा सा डिसीजन ले सके, ताकि इन्वायरमेंट में एक अच्छा सा डिसीजन ले और फिर एक्शन परफॉर्म किया जा सके। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
ओके, तो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि इफिशियंसी होती है, स्टेबिलिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्री होती है। ओके, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। ओके, चलो अब ट्रस्ट एंड रेपुटेशन की बात करते हैं इन मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर। तो ट्रस्ट एंड रेपुटेशन भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने पीछे बात किया बिलीफ एंड ट्रस्ट एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब बहुत मिलते जुलते हैं। अब मैं बिलीफ की अगर बात किया तो बिलीफ अगर हम करते हैं तो किसी भी चीज़ पे बहुत कम रेयर केस होता है कि बिलीफ आपका गलत होता है। बिलीफ जहाँ पे हमें 100% हाँ कह सकते हैं कि यकीन होता है, तो हम वहाँ पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट कब करते हैं आप बोलोगे, ट्रस्ट हम वहाँ पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहीं गए और आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, कोई एक अनजान शख्स उस रास्ते से गुजर रहा है, तो आप उससे लिफ्ट मांगते हैं, भाई मुझे वहाँ तक छोड़ दो। क्या आप उस बंदे पे बिलीव करते हो? उस टाइम नहीं करते हो, आप उस पर ट्रस्ट करके उसकी गाड़ी में बैठते हो कि हाँ ये बंदा चांसेस है कि मुझे बैठा के वहाँ पे छोड़ देगा, मेरे साथ कोई गलत काम या मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, तो वहाँ पे ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट एंड रेपुटेशन ये ध्यान देना, ठीक है। रेपुटेशन मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है ना, कि एक रेपुटेटेड कंपनी, यानी एक रेपुटेटेड कंपनी बनने में बहुत टाइम लगता है, ध्यान देना, एक रेपुटेटेड कंपनी बनने में बहुत टाइम लगता है, एक रेपुटेटेड बंदा बनने में, एक इंसान बनने में, किसी बंदे को अपनी पहचान बनाने में टाइम लगता है, सारी चीज़ें, तो रेपुटेशन होती है। और ट्रस्ट तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे देखो 2 डिफिनीशन दी हुई है, तो ट्रस्ट की डिफिनीशन एक ये है कि ये है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बता दिया ट्रस्ट क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ट्रस्ट बिगिंस वेयर नॉलेज एंड्स, यहाँ पे नॉलेज खत्म होता है, ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट प्रोवाइड अ बेसिक डीलिंग विद अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड थ्रेटनिंग इमेज ऑफ द फ्यूचर। एक यहाँ पे ट्रस्ट इज द आउटकम ऑफ ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू द बिलीव दैट द एक्शन ऑफ अनदर मे बी रिलाई अपॉन विदाउट एक्सप्लिसिट गारंटी, ये ध्यान देना, विदाउट एक्सप्लिसिट गारंटी टू अचीव अ गोल इन अ रिस्की सिचुएशन। तो ट्रस्ट क्या होता है ना, ट्रस्ट पे मतलब का थोड़ा रिस्की होता है, मैंने बोला ना वो कार वाला एग्जांपल, रिस्की होता है वहाँ पे। तो वैसे ही एजेंट्स के अंदर भी कभी कभी चीज़ों पे ट्रस्ट करके भी डिसीजन एजेंट्स वगैरह लेते हैं, तो चीज़ें हो रही होती है वहाँ पे। रेपुटेशन में देखो, आफ्टर डेथ अ टाइगर लिव्ड बिहाइंड हिज स्किन, अ मैन हिज रेपुटेशन। मृत्यु के बाद एक जो टाइगर होता है, ए टाइगर लिव्स बिहाइंड हिज स्किन और अ मैन हिज रेपुटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं रेपुटेशन में। और रेपुटेशन मैंने भी बताया कि रेपुटेशन क्या होता है, और रेपुटेशन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट अलाउज अस टू बिल्ड ट्रस्ट। ध्यान देना, रेपुटेशन ही एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको पता है कि इस कंपनी में, इस नेट कंपनी के नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल कि जियो का सिम अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी रेपुटेटिव है, इसका नेटवर्क काफ़ी जगह पे रहता है, भले ना रहता है मुझे नहीं पता। अगर आप मान लेते हो कि जो भी जियो है कंपनी जो है वो रेपुटेटेड कंपनी है, इसका मैं सिम यूज करूँगा तो मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी, यानी रेपुटेशन की मदद से ही आप उस कंपनी के सिम पे ट्रस्ट कर रहे हो। समझ पा रहे हो कि कैसे रेपुटेशन एंड ट्रस्ट एक दूसरे के पूरक हैं। रेपुटेशन is also a social dimension. It is not only useful for the individual but also for the society as a mechanism for social order. Okay, तो ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है बल्कि सोसाइटी के लिए भी है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो TMS, ट्रस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, TMS इज डिजाइन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ एन एजेंट नॉलेज। तो TMS को डिजाइन किया गया है कि एक एजेंट की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए विच शुड बी स्टेबल होना चाहिए, वेल फाउंडेड एंड लॉजिकली कंसिस्टेंस होना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। इन मल्टी एजेंट सिस्टम ए ग्रुप ऑफ एजेंट कैन फॉर्म ए स्मॉल सोसाइटी। इन मल्टी एजेंट सिस्टम में एक ग्रुप ऑफ एजेंट्स होते हैं जो कि एक स्मॉल सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं, इन विच दे प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ रोल वो प्ले करेंगे। जैसे सोसाइटी का मान के चलिए कि आप मैंने बोला ना कि एजेंट को इंसान मान लो, तो एक इंसान को मान लीजिए ग्रुप ऑफ एजेंट्स यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग मिलकर एक छोटी सी सोसाइटी बना सकते हैं, और उस सोसाइटी में जितने भी लोग रहेंगे सबका काम डिफरेंट होगा, ठीक है, सारे लोगों का रोल अलग होगा। द ग्रुप डिफाइन द रूल्स एंड द रूल्स डिफाइन द कमिटमेंट्स एसोसिएटेड विद देम। अब देखो वो कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं ना कि अब देखो जैसे सोसाइटी एक रहती है तो सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि एक बंदे के मर्जी से होती है कि हाँ डीजे ला के छत पे बजाए रातों दिन बजाता रहे, कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं होता है ना। तो रूल्स पूरी सोसाइटी के लिए बनती है। तो ऐसे एजेंट्स जो होते हैं ना, इनमें भी एक सोसाइटी होती है, इनमें भी एक रूल्स बनते हैं जिस पे वो काम करते हैं, ठीक है। व्हेन एन एजेंट ज्वाइंस अ ग्रुप
जब कोई एजेंट ग्रुप को ज्वाइन करता है, ही ज्वाइंस इन वन और मोर रूल्स, ठीक है, वो एक या ज्यादा रोल्स में ज्वाइन करता है एंड एक्वायर्स द कमिटमेंट्स ऑफ द रोल्स, जो कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखी, और ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।